तो अफसरों की मनमानी चल रही, चाहे 10 वाले बंद कर दें, चाहे 15 वाले बंद कर दें, चाहे 100 वाले बंद कर दें। और शिक्षा कभी भी लाभ हानि के दायरे में नहीं होती है। गांव में जो हमारे बेसिक विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं। कि जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ तैनाती अध्यापक की कैसे हुई, उसका दोषी कौन है? जांच इसकी होनी चाहिए। 15 बच्चों में अगर 2 बच्चे भी अच्छे निकल गए तो वो 2 लाख रुपए का निवेश जो है वो उससे ज़्यादा देश को वापस करके जाएंगे। इसमें इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ लाभ हानि जोड़ लिया, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये सारे लाभ हानि से परे वाले मुद्दे हैं। अब विद्यालय मर्जर या बंद करने से निम्न आय वर्ग के बच्चों की शिक्षा पे बहुत बुरा प्रभाव। केवल शिक्षकों को बदनाम समाज में किया जा रहा है कि 18 बच्चे हैं या बच्चे नहीं है वहाँ टीचर की तैनाती है। उनका काम यह है कि शिक्षक स्कूल में है, उसको हम वेतन दे रहे हैं, तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने काम करवा सकते हैं सारे कराएंगे, सिवा पढ़ाई के। नामांकन घटना बढ़ना एक समाज की सतत प्रक्रिया है। किसी विद्यालय में आज घटेंगे, किसी विद्यालय में बढ़ेंगे। पर सारा कुछ केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और आम जनता को गलत समझाया जा रहा है। हमारे वहाँ 6 साल का बच्चा एडमिशन हो रहा है, तो जब सरकार एक है, मान्यता देने वाली गवर्नमेंट एक है, तो ये अलग अलग मानक क्यों? 16 जून को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों की पेयरिंग का आदेश आने के बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें कि सरकार के कानून के खिलाफ शिक्षक संघ से लेकर विपक्षी पार्टियां, अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और विद्यालय ना बंद करने की मांग कर रही हैं। हालांकि सीतापुर जनपद में 106 विद्यालयों को मर्ज करने की सूची भी जारी की गई थी। तब से लेकर यह मामला और भी गर्मा रहा है। वहीं इन सब के बीच सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक ने अन्य याचिका भी हाईकोर्ट में दायर की थी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी में प्राथमिक विद्यालयों के विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद शुक्रवार को अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों के विलय के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर यह फैसला सुनाया गया। इनमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद एक बार फिर शिक्षक संगठन में रोष व्याप्त हो गया है, जिसको लेकर सीतापुर बीएसए कार्यालय के बाहर मंगलवार को शिक्षकों द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय मर्जर के साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था, प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति, शिक्षकों के लिए बीमा योजना, माध्यमिक शिक्षकों के प्रोन्नत व वेतनमान, राज्य कर्मचारियों के भांति अवकाश, विद्यालय के समय निर्धारण, शिक्षक को बीएलओ की ड्यूटी से मुक्ति, स्थानांतरण जैसी कई मांगों को लेकर मैदान में उतरे। वहीं प्रदर्शन और मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। बहुत लंबे समय से पुरानी पेंशन की हम लोग मांग करते चले आए। उसके बाद सरकार जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उसको निस्तारण करने के बजाय एक नया कॉन्सेप्ट ले आती है। अब वर्तमान में एक नया 50 से कम छात्र वाले विद्यालय को बंद कर दिया जाए। लिखा पढ़ी में तो कहा जा रहा है 50 से, लेकिन शासनादेश में कोई उल्लेख है नहीं। तो अफसरों की मनमानी चल रही, चाहे 10 वाले बंद कर दें, चाहे 15 वाले बंद कर दें, चाहे 100 वाले बंद कर दें। तो ये सब स्थिति बहुत भयावह है। अब तो ग्रामीण स्तरों पर हम लोग जिन विद्यालयों में कार्यरत हैं यही भरोसा नहीं कल के विद्यालय रहेगा कि चला जाएगा। तो इन सब बातों को लेकर हमारी सरकार से मांग है कि कोई नीतिगत फैसला करें और संगठन के प्रतिनिधियों को भी उसमें जोड़ा जाए, क्योंकि धरातल की क्या स्थिति है वो उत्तर प्रदेश की सरकार सुने और उसके बाद निर्णय ले, तो निश्चित रूप से हल होगा। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं। जो याचिका आई वो कोई संगठन की याचिका नहीं थी, वो बच्चे अभिभावकों की उसमें क्या उन्होंने तय की, क्या डिसीजन आया वो हम लोगों की समझ में नहीं है। अब उसका निर्णय मैं देखूंगा। जहाँ तक एक जानकारी हमें ये मिली है कि कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि कुछ विद्यालय में बच्चे नहीं हैं और अध्यापक वहाँ पर हैं, इसलिए बंद करना जरूरी पड़ा। हमारा सवाल ये है
कि जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ तैनाती अध्यापक की कैसे हुई, उसका दोषी कौन, जांच इसकी होनी चाहिए। पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए उन विद्यालयों को देखें ऑनलाइन कि 18-20 स्टूडेंट पर अगर 3-3, 4-4 टीचर तैनात हैं और 100 से ऊपर जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर एक ही अध्यापक है। लेकिन स्थिति क्या है, इन सब समस्याओं की मूल जड़ में क्या है कि प्रदेश के 75 जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी का अधिकार विहीन होना। वो किसी अध्यापक को न हटा सकते हैं न तैनात कर सकते हैं, और सरकार में एक इच्छाधारी कंप्यूटर है, वो जिसको चाहे वहाँ भर्ती कर दे और जिसको चाहे वहाँ हटा दे। और ये विसंगति इसलिए पैदा की गई और केवल शिक्षकों को बदनाम समाज में किया जा रहा है कि 18 बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं वहाँ टीचर की तैनाती है। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि ऑनलाइन व्यवस्था आपके पास है, सारा डाटा आपके पास है, अध्यापक के पास ये तो अधिकार है नहीं कि जहाँ छात्र संख्या वहाँ स्वतः हम पढ़ाने लगेंगे। हमको किसी ने तैनात किया है, तो तैनात जिसने किया है जवाबदेही उसकी तय होनी चाहिए। लेकिन इसका फार्मूला एक कतई नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चे कम हैं और उनको बच्चों को विद्यालय बंद कर दें। और बच्चे कम होने का एक उदाहरण और नामांकन घटना बढ़ना एक समाज की सतत प्रक्रिया है। किसी विद्यालय में आज घटेंगे, किसी विद्यालय में बढ़ेंगे, इसीलिए प्रतिवर्ष समायोजन की व्यवस्था लागू होती है। लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था लागू नहीं है। इसलिए और दूसरी विसंगति ये है कि प्राइवेट विद्यालयों में 4 साल का बच्चा एडमिशन हो रहा है, 3 साल का बच्चा हो रहा है, हमारे वहाँ 6 साल का बच्चा एडमिशन हो रहा है। तो जब सरकार एक है, मान्यता देने वाली गवर्नमेंट एक है, तो ये अलग अलग मानक क्यों? हम तो सरकार से मांग करेंगे जितने बेवर्ग के बच्चों का प्रवेश प्राइवेट विद्यालय लेने का अधिकार है, उतने ही आयु के बच्चे हमको भी लेने का अधिकार दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये जो छात्र संख्या का बहाना सरकार देती है, ये छात्र संख्या का बहाना बंद हो जाएगा और हमारे विद्यालय फले फूलेंगे। अभी तो हमने ये तीसरा चरण है। पहले चरण में हमने माननीय जनप्रतिनिधियों को अपना ज्ञापन सौंपा है, जमीनी हक से अवगत कराया। हमने वो भी अवगत कराया ट्विटर के माध्यम से। आज ये धरना देश के 75 जिलों में हो रहा है और निश्चित रूप से अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर एक बृहद संघर्ष का। आपका नाम? रविंद्र दीक्षित, जिलाध्यक्ष। वही विद्यालय मर्जर की समस्या को बताते हुए अन्य शिक्षकों ने क्या कहा, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, सरकार प्राथमिक शिक्षा में नित्य नए प्रयोग कर रही है। कुछ प्रयोग सही हैं, कुछ प्रयोग बहुत ही उल्टे हो रहे हैं, जिनका दूरगामी प्रभाव बहुत ही नकारात्मक है। ये विद्यालय मर्जर एक ऐसी योजना है जो अधिकारियों ने कहीं ना कहीं सरकार को अंधेरे में रख के उनको समझाया है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सिधौली में एक विद्यालय का मर्जर किया गया, प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर दीवान का, यूपीएस दरियापुर। ऑलरेडी यूपीएस दरियापुर का भवन जर्जर है। वहाँ पे 2 कमरे और 1 बरामदा है, उसमें 3 क्लासें चल रही हैं। अगर उसमें पीएस अकबरपुर दीवान की 5 क्लासें और पहुँच जाएंगी तो 8 कक्षाओं के लिए 2.5 कमरे कैसे? ये सरकार के लिए मैं संसाधन का बेहतर उपयोग करूँगी, कहाँ से ये बेहतर उपयोग है? 2.5 कमरों में 8 क्लासें कहाँ से चल सकती है? इसी के साथ दूरी 2.5 किलोमीटर हो जाएगी। वो बच्चे जो आज सरकार को लगता है कि मर्जर करने से हमारी संख्या बढ़ जाएगी, इसमें तो प्राथमिक के बच्चे नाम कटवा करके दूसरे स्कूलों में, बल्कि प्राइवेट में जो बिना मान्यता वाले प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जाने लगेंगे। तो सरकार का ये दांव भी जो है उल्टा पड़ जाएगा। और जो ये तर्क दे रहे हैं कि संसाधनों का बेहतर उपयोग, ये बिल्कुल व्यवहारिक तौर पे गलत बताया। हाँ, यही सरकार की पहली मंशा यही थी कि 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। विश्व बैंक की अनुदानित योजना थी जिससे सीतापुर में हर गांव, छोटे मजरों में जिनकी दूरी 1 किलोमीटर थी, वहाँ पे विद्यालय खोले गए थे। वहाँ पे संख्या का कोई मतलब नहीं था। और शिक्षा कभी भी लाभ हानि के दायरे में नहीं होती है। शिक्षा पे निवेश जो होता है वो भावी पीढ़ियों का निवेश होता है। जैसे देश की रक्षा, सेनाओं पे जो व्यय होता है, अगर 10 साल युद्ध नहीं हुआ तो क्या वो निवेश हमारा बेकार हो जाएगा? वो तो निवेश हमारी अपनी सुरक्षा के लिए होता है। वैसे शिक्षा का जो निवेश है वो भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए है। और अधिकारी इसको लाभ हानि में गिन रहे हैं कि हम एक विद्यालय पे 2 लाख रुपया महीना खर्च कर रहे हैं, उसमें 15 बच्चे पढ़ रहे हैं। 15 बच्चों में अगर 2 बच्चे भी अच्छे निकल गए तो वो 2 लाख रुपए का निवेश जो है वो उससे ज़्यादा देश को वापस करके जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके विरोध में ये उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना हो रहा है।
मैं रोहित तिवारी, मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ सिधौली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय मर्जर की जो नीति अपनाई गई है उससे बच्चों की शिक्षा पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उस गांव में जो हमारे बेसिक विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं, जिनके कई परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता महीने में 1-2 बार आते हैं। सबसे बच्चे दादी के पास, चाची के पास रह के पढ़ाई करते हैं। वो 1-2-3 किलोमीटर कैसे जाएंगे? तो उससे बच्चों की शिक्षा पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय, 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय एक सरकार की नीति के अनुसार खुले थे। इसमें किसी की कोई मनमानी नहीं थी। अब विद्यालय मर्जर या बंद करने से निम्न आय वर्ग के बच्चों की शिक्षा पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम उमेश कुमार सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ सिधौली। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की ये योजना बिल्कुल गैर दूरदर्शी है, जिसका लाभ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हानियाँ हैं। जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि एक विद्यालय है जिसमें 2.5 कमरे हैं, वहाँ पर इन्होंने 8 क्लास को एक साथ कर दिया। ऐसा ही एक विद्यालय है, वहाँ पर 3 कमरे हैं, जिसमें एक में ITC लैब बनी हुई है, एक में किचन नहीं है तो वहाँ भोजन बनता है। सिर्फ 2 कमरे बचे, तो एक कमरे में जूनियर के बच्चे बैठेंगे, एक में प्राइमरी के बैठेंगे, जो बिल्कुल अव्यवहारिक और अप्रासंगिक है। इसके अलावा बच्चा किस लिए है, स्कूल किस लिए था कि बच्चा स्कूल जाए और पढ़े, पर सरकार ने क्या किया है कि और जिन बच्चों के पास स्कूल नहीं था वहाँ पहले की सरकारों ने स्कूल भेजे। इन्होंने क्या किया कि जिन बच्चों के पास स्कूल थे उन बच्चों से स्कूल छीन लिए, उनकी दूरी 3 किलोमीटर कर दी। अब आप ये सोचिए कि जब गांव का बच्चा 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर पे नहीं आ पा रहा है तो वो 2000, 3000, 5000 मीटर पे कैसे जा पाएगा? मतलब इसमें इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ लाभ हानि जोड़ लिया। जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये सारे लाभ हानि से परे वाले मुद्दे हैं। पर अधिकारियों की हठधर्मिता और सरकार का उन पर अतिविश्वास और गैर दूरदर्शी नीतियां बेसिक शिक्षा को रसातल से और ज़्यादा रसातल में लेती ही चली जा रही हैं। सुधार के नाम पर सिर्फ बेसिक शिक्षा का पराभव किया जा रहा है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हमारी सरकार से यही मांग है कि जैसे सारे स्कूल थे वैसे सारे स्कूल आप रखें और सब में न्यूनतम कम से कम 5-5 शिक्षक दें और वहाँ पर एक प्यून दें जो विद्यालय की व्यवस्था देखे। सफाई कर्मी नहीं, अध्यापक ही पहुँचे, वो ताला खोले, वही ताला बंद करे, वही झाड़ू लगाए, तो इस व्यवस्था में वो कैसे पढ़ाएगा? इसके अलावा बहुत सारे गैर जरूरी काम शिक्षकों से कराए जाते हैं, उसके लिए आप एक अलग व्यवस्था कर लीजिए, वो काम उनसे कराइए। पर उनका फोकस ये नहीं है कि हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। उनका काम ये है कि शिक्षक स्कूल में है, उसको हम वेतन दे रहे हैं तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने काम करवा सकते हैं सारे कराएंगे, सिवा पढ़ाई के सारे काम कराएंगे। तो इससे शिक्षा का उद्धार नहीं होगा, सिर्फ बंटाधार होगा। और इस योजना से अब आप सोचिए, बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, छोटी बच्ची इसलिए नहीं जा पाएगी कि वो छोटी है, बड़ी बच्ची को घर वाले इसलिए नहीं भेजेंगे कि वो बड़ी बच्ची 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर गाँवों में, खेतों में, बागों में होकर कैसे जाएगी? उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी? अब सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि हम साधन मुहैया कराएंगे। अगर आपको साधन मुहैया कराना था तो आपने जब मर्जर का आदेश 16 तारीख को निकाला था उसी दिन आप साधन की व्यवस्था कर दिए होते कि 1 जुलाई से फला गांव से फला साधन बच्चों को ले जाएगा, इस गांव से दूसरा ले जाएगा। पर सारा कुछ केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और आम जनता को गलत समझाया जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा कमी उन गाँवों के ग्राम प्रधानों की भी मैं मानता हूँ जो अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, अड़ नहीं पा रहे हैं, वो सब सरकार के दबाव में। अब उस दबाव की क्या वजह है वो तो वही जान रहे होंगे। अगर वो अड़ जाते, सारे गांव के प्रधान जाके विधायक के दरवाजे पर खड़े हो जाते कि हमारे गांव का विद्यालय नहीं बंद होगा, तो सरकार क्या विद्यालय बंद कर सकती थी? सारे गांव की आबादी, जनता, अभिभावक चले जाते, मान लीजिए वो सब गरीब हैं। और सबसे मेन जो एक सबसे बड़ा इसका दुष्प्रभाव ये है कि गरीब बच्चे, कौन बच्चे इस समय जा रहे हैं? जिसके पास 150 रुपये भी बच रहा है तो वो अपने बच्चों को कहाँ भेज रहा है? मॉन्टेसरी स्कूल में, चाहे वो गैर मान्यता प्राप्त हो, उसमें चाहे कक्षा 10 पास टीचर पढ़ा रहा हो, पर उसमें उनको अपना एक स्टेटस सिंबल लगता है कि हमारा बच्चा मॉन्टेसरी में पढ़ने जा रहा है। यहाँ पर कौन से बच्चे जाते हैं? जिनके पास बहुत कम आय है, जो अपने बच्चों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, वो प्राइमरी स्कूलों में भेज रहे हैं। तो जो ऐसी जगह पे भेज रहे हैं, यहाँ बच्चा घर के कपड़ों में भी चला आया, एक ड्रेस है उसमें ही चला आया, पर दूर जाने में बच्चा भी कहेगा कि हम दूसरे गांव जा रहे हैं, वहाँ दूसरे बच्चे कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उनको ज़रूरत लगी, बच्चा बीमार हुआ, कोई काम हुआ, आए गाँव से बुला ले गए। दूसरे गाँव में जब बच्चा जाएगा तो उन्हें बुलाने आ पाएंगे ना उसको छोड़ने आ पाएंगे। मतलब इससे
लीजिए, ये मान लीजिए कि शिक्षा की जो दर है वो घटनी ही है निश्चित रूप से। ठीक है, नाम आपका? मैं पीयूष सिंह राठौर।